हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटीआई एडमिशन 2020। जैसे कि आपको पता है इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका डेट आ चुका है। वो कब होने वाला है? वो होने वाला है 16 और 17 सितंबर को। तो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि उनका जो पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है। तो बहुत से क्वेश्चन हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन लगभग हर बच्चे के दिमाग में रहते हैं। तो उन प्रश्नों को मैं लाया हूँ। जो प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं तो आप यहाँ पे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सभी डाउट दूर हो जाएंगे और हो सकता है इस जो हमारी सीरीज है प्रश्नों की इसमें आपका प्रश्न भी सम्मिलित हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा है ऋषभ कुमार जी ने। इन्होंने पूछा है कि क्या सर माइनस मार्किंग होती है एग्जाम में? तो जी नहीं, बिल्कुल। जो सीटीआई का एंट्रेंस एग्जाम है इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। आपको जो प्रश्न सही आपको आ रहे हैं उन प्रश्नों को करिए और जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसको भी अटेम्प्ट जरूर करिए। यानी कि टोटल 100 प्रश्न आते हैं तो 100 में से 100 प्रश्नों को आपको इसमें अटेम्प्ट करना है। दूसरा जो प्रश्न है वो है जगवीर सिंह का। जगवीर सिंह जी का इन्होंने पूछा है कि सर मेरा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम यानी कि आईटीआई का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, मेरा एडमिशन सीटीआई में कैसे होगा? ठीक है, ठीक यही सवाल राजकुमार प्रजापति जी का भी है। इन्होंने कहा है कि सर मैं आईटीआई सेकेंड ईयर में हूँ, सीटीआई का कर सकता हूँ, सीटीआई का फॉर्म भर दिया है। ठीक है, यानी कि अभी भी छात्रों के डाउट में है कि भैया हमारा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो हम सीटीआई में जो है एडमिशन कैसे लेंगे? तो देखिए, बिल्कुल मैं आपको पहले बता दूं, एक चीज़ साफ कर दूं कि अगर अपीयरिंग वालों का फॉर्म भरवाया गया है उस समय भी, जिस समय जून में जो है फॉर्म भरवाया गया था उस समय भी जुलाई में एग्ज़ाम होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपीयरिंग छात्रों का फॉर्म भरवाया गया तो आपका एडमिशन भी जरूर होगा। देखिए, निमी की तरफ से जो प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया है 2020 का, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये आप ध्यान से सुनिए तो आपको जो है सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा है, यानी कि ये सेकंड ईयर वालों की मैं बात कर रहा हूँ जिनका अभी आईटीआई सेकंड ईयर में है, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट अंडर ग्रोइंग ट्रेनिंग अंडर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि सीटीएस, और सीटीएस को ही आईटीआई हम लोग कहते हैं, आपको पता है, हु आर ग्रोइंग टू अपीयर इनिशियल एग्जाम फॉर ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT ड्यूरिंग जुलाई 2020, यानी कि जो जुलाई 2020 में अपीयरिंग होने वाले थे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि जून में नोटिफिकेशन आया था इसका सीटीआई का एडमिशन का, तो जुलाई 2020 में जो अपीयरिंग होने वाले थे मे आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर अपीयरिंग इन AICT, यानी कि जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो भी AICT यानी कि ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट दियर फाइनल एडमिशन इन CITS, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, बट दियर फाइनल एडमिशन इन CITS कोर्स विल बी सब्जेक्टेड टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दियर ट्रेनिंग, यानी कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दियर ट्रेनिंग, यानी कि जब उनका फाइनल एग्जाम हो जाएगा और वो एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तब उनका जो है एडमिशन अप्रूव्ड होगा। एडमिशन तो पहले हो जाएगा लेकिन फाइनल एडमिशन तब अप्रूव्ड होगा जब वो एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। इफ़ दे फेल इन CTS फाइनल एग्ज़ाम, यानी कि अगर फाइनल एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो दे विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू द CTI कोर्स या CITS कोर्स, यानी कि वो कोर्स तो करते रहेंगे लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। एंड फी डिपॉजिटेड इज नॉट रिफंडेबल, यानी कि उन्होंने जो फीस जमा किया है वो भी वापस नहीं होगा। अब आपको एक बात समझ में आ गई। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि कब तक होगा एग्ज़ाम, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 21 जो सितंबर है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो अनलॉक 4 का एक जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि 21 सितंबर को आपके ITI और NSTI कॉलेज खुल जाएंगे। तो उसके बाद जो ITI सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने का प्रोसेस है वो प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप ये मान के चलिए आप कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एग्ज़ाम भी होगा, ITI का भी होगा, CTI का भी होगा और एडमिशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आपको क्या कर लेना है, जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जब भी हो आपको उसको पास कर लेना है। तीसरा जो सवाल है वो है सचिन यादव जी का। इन्होंने पूछा है कि सर कट ऑफ कितना जाता है? तो देखिए, कट ऑफ मैंने अभी एक CTI स्टूडेंट का वीडियो भी बनाया था, जो इस समय स्टूडेंट NSTI चेन्नई से CTI कर रहा है, उसका इंटरव्यू एक मैंने अपने चैनल पे किया था, तो वहाँ पे उन्होंने जो है कुछ कट ऑफ बताया था।
ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। साथ ही बात करें कट ऑफ की, तो जो कट ऑफ डिपेंड करता है वो आपके ट्रेड पे डिपेंड करता है और अलग एनएसटीआई पे अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे अगर आप बात करें एनएसटीआई कानपुर की, तो इसका कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है। ठीक है, एनएसटीआई कानपुर हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, तो इन सभी का कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है। साथ ही जो कट ऑफ है वो आपके ट्रेड पे भी डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड कौन सा है। अगर आप फिटर ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो इसका भी कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना रहती है। तो इस पे मैं अलग एनएसटीआई का, अलग ट्रेड का, सबका अलग अलग कट ऑफ बना के आपको बताऊंगा। इसके लिए आप परेशान मत होइए, अभी आप बस एग्जाम पर फोकस करिए। चौथा है सवाल है जो है श्री राम केसकर जी का। इन्होंने पूछा है कि सर अप्रेंटिसशिप के बाद सीटीआई कर सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल, जो सीटीआई का प्रोस्पेक्टस है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एनटीसी सर्टिफिकेट है यानी कि आईटीआई का सर्टिफिकेट है और एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो आप सीटीआई कर सकते हैं। अब अप्रेंटिसशिप आपको पता है दो तरीके से होता है। पहला होता है आईटीआई के बाद, आईटीआई के बाद आप किसी जो है कंपनी में 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लें, उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको एनएसी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरी बात ये, अगर आपके पास आईटीआई नहीं, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं यानी कि 10th और 12th के बाद, तो वहाँ पे डीजीटी की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आपकी ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप की बढ़ जाती है। लेकिन उसके बाद भी 3-4 साल बाद भी आप किसी कंपनी में जॉब करके अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप एआईटीटी का यानी कि नेशनल यहाँ पे आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट पास करके आप एनएससी का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद सीटीआई कोर्स कर सकते हैं। अगला जो सवाल है ये विभा सिंह जी का है। इन्होंने पूछा कि सर जीके के कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? देखिए, कुछ चैनल वाले आपको बता रहे हैं कि जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ चैनल पे ये सर्कुलेट किया जा रहा है कि जीके का आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप उस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से जानकारी ली। लेकिन जो पिछले साल जो सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वहाँ पे आपके जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मिनिमम आपके चलिए मान के चलिए, मिनिमम अगर हम उनकी बात मान लेते हैं जीके के क्वेश्चन नहीं भी पूछे जा सकते, तब भी मिनिमम आपके 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि पिछली बार नदियों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, तो ये जीके ही हो गया। कुछ मंत्रियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, यानी केंद्रीय मंत्रियों से संबंधित पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे, तो भैया ये हमारा जीके जीएस में ही आता है। तो 3 से 5 प्रश्न तो मिनिमम रहेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये है अक्षय यादव जी का। इन्होंने पूछा है कि मैकेनिक आरएसी का सीटीआई कहाँ पर है सबसे अच्छा? तो देखिए, मैकेनिक आरएसी में आपको चूज़ करने का बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बात करें आरएसी की सीटों की, तो यहाँ पे केरल में 100 सीट आपको मिल जाती है, कोलकाता में 25 सीट है और आईटीओटी लखनऊ में आपको 100 सीटें मिल जाती हैं। तो 3 कॉलेज मुख्यतः हैं आरएसी के लिए, तो आप इन तीनों में से कोई भी आरएसी के लिए चुन सकते हैं। अगला सवाल है रोहित सिंह जी का। ये लिखते हैं एनएसटीआई और आईटीओटी की मान्यता एक ही है? जी हाँ बिल्कुल, एनएसटीआई और आईटीओटी की मान्यता एक ही है, लेकिन अगर आप एनएसटीआई से किसी भी कॉलेज से सीटीआई करते हैं तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगला जो सवाल है यह है गगन कनौजिया जी का। ये लिखते हैं सर सिलेबस भेज दीजिए टॉपिक वाइज। तो देखिए, सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई हैं, दूसरे चैनल पे भी मैंने आपको सिलेबस पूरा बताया हुआ है कि 10 से 12 प्रश्न आपके मैथ रहेंगे, 5 से 8 प्रश्न आपके रीजनिंग के या 5 से 7 प्रश्न आपके रीजनिंग के हो सकते हैं, और बाकी जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे। तो इसी सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। बाकी जो आपका ट्रेड है, ट्रेड के 75 क्वेश्चन रहेंगे, और जो आपने आईटीआई में पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो मैथ की क्लासेज हैं, अगला सवाल लेते हैं कि अंकिता द्विवेदी, इनका सवाल है कि एडमिट कार्ड कब आएगा? तो देखिए, आपको 16-17 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो 9 से 10 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, यानी कि 1 हफ्ते पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा, तो वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो है तपस कुमार मंडल जी का। ये लिखते हैं कि सर मैथ का कौन कौन सा चैप्टर आएगा? तो देखिए, मैंने जो चैप्टर पढ़ाए हुए हैं वही चैप्टर आएगा। और इसी से रिलेटेड रोहित सिंह जी का एक प्रश्न है, ये कहते हैं कि सर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथ के बता दीजिए। तो मैथ का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, मैथ की क्लासेस टोटल 21-22 लेक्चर हैं, वहाँ पे लगभग मैंने 9 से 10 चैप्टर आपको कवर कराए हैं। सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है तभी मैंने उसको पढ़ाए हुए हैं। देखिए, नंबर सिस्टम वगैरह है या कोई क्षेत्रफल का चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये सभी चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा उतना महत्व नहीं रखते हैं सीटीआई के अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें। लेकिन जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं, जैसे सरलीकरण हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, वर्गमूल हो गया, चाल समय हो गया, रेलगाड़ी का प्रश्न हो गया,
कार्य समय का प्रश्न हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट समझ के ही मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो उन सभी चैप्टर्स के जो फार्मूले वगैरह हैं वो सभी आप जो है कंडक्ट करें, चाहे आप लेक्चर्स में भी अटेंड कर सकते हैं या आप किसी बुक से भी पढ़ें, ठीक है, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन उन चैप्टर्स के जो फार्मूले वगैरह हैं वो सभी देख लें, क्योंकि बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो सभी चैप्टर्स को टच करने का प्रयास करें। अगर चैप्टर्स आपने टच किए हैं और सिंपल फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है तो उसी पे सवाल आ गया तो आप उसको कर ले जाएंगे। और अगर आपने चैप्टर देखा ही नहीं है तो अगर सिंपल फार्मूला पे सवाल भी उससे पूछेगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं उसको आप चाहे लेक्चर्स को देख के पढ़ें, चाहे जो है कहीं बुक से पढ़ें, उन चैप्टर्स को कवर करने का प्रयास जरूर करें। रीजनिंग का भी मैं आपको कहूँगा कि रीजनिंग का जो वर्णमाला का चैप्टर है उसको ज़रूर पढ़ें। हालांकि रीजनिंग की मैंने 4 ही क्लासेस करवाई हुई हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया रीजनिंग की क्लासेस के लिए। हालांकि अदर चैनल पे मैंने क्लासेस पढ़ाई थी, 14 से 15 लेक्चर मैंने रीजनिंग के कराए थे, लेकिन वहाँ से क्लासेस डिलीट कर दी गई, पता नहीं क्यों वहाँ से डिलीट कर दी उन्होंने, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ, मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं 2 से 3 लेक्चर रीजनिंग के और आपको देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है लूज़र टीम की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मेरी ट्रेड आरएसी है तो मेरा कंपटीशन आरएसी ट्रेड से ही होगा या सारे ट्रेड वालों से? तो जी आपका कंपटीशन आरएसी ट्रेड वालों से ही होगा, उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि आरएसी वालों से ही आपका कंपटीशन होगा। तो किसी भी ट्रेड के हों उनका कंपटीशन उसी ट्रेड के छात्र से होगा। अगला जो सवाल है मोहित बाबू जी का, ये लिखते हैं, सर मैं कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट से हूँ, एनएसटीआई कानपुर 60 किलोमीटर दूर है, कैटेगरी ओबीसी है, क्या हॉस्टल की सुविधा मिलेगी? तो देखिए ये जो है हॉस्टल की सुविधा बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन जो वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाते हैं तो जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है हॉस्टल अलॉट करने वाला, वो ये कहते हैं कि भैया जब आप कानपुर से हैं तो आप हॉस्टल क्यों लेंगे। उनका कहना ये होता है कि अगर आप कानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप जो अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो लोग जो है मतलब ये कहते हैं कि आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप अगर कानपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। उन लोगों का कहना ये होता है कि जो बच्चा अदर स्टेट से आ रहा है या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है उसको हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी ताकि उसको उसका लाभ मिले। तो ये आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, जब हॉस्टल अलॉट करने जाएंगे, तभी ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। अगला जो सवाल है अर्जुन महतो जी का है। ये कहते हैं कि सर ट्रेन वगैरह तो गाड़ी वगैरह तो चल नहीं रही है, तो जो है एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचेंगे कैसे? तो देखिए जहां अगर आपने सेंटर फर्स्ट जो चॉइस किया होगा वही सेंटर आपको मिलेगा। तो अगर आप ट्रेन वगैरह नहीं चल रही है, वैसे मैक्सिमम ट्रेनें चालू हो गई हैं, ठीक है, तो आप बस से जा सकते हैं या खुद आप अपने साधन का इंतज़ाम करके जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का जो क्वेश्चन सेशन था। जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे उसको मैंने शामिल किया। अगर आपको कोई भी और प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। जो सीटीआई की मैथ क्लास है अगर आप उसे करना चाहें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से प्लेलिस्ट ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग के जो लेक्चर्स हैं, रीजनिंग का मैं आप बात करूंगा, जो वर्णमाला का चैप्टर है उसको ज़रूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी स्टूडेंट से जाके जो प्रीवियस ईयर्स में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा आप उनसे जाके पूछ लीजिएगा कि वर्णमाला के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैथ में मैंने जितने भी चैप्टर्स कराए हैं सभी चैप्टर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी चैप्टर्स आपको कवर करनी है। और रीजनिंग में वर्णमाला वाला चैप्टर, और मैंने आपको बताया है जानवरों की संख्या पर आधारित एक प्रश्न, एक लेक्चर में बताया है, वो जो प्रश्न है वो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। जो यानी कि लेक्चर नंबर 4 है रीजनिंग का, वहाँ पे जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है पिछली बार वही प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ें हैं वो जो पिछली बार स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हीं पर आधारित चीज़ें आपको बताई जाती हैं। कोई चीज़ मैं आपको अपने मन से नहीं बताता हूं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और सीटीआई से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।